उठो जागो और जब तक संघर्ष करो जब तक आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। हम बात कर रहे थे हमारा चैप्टर 7। आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी थोड़ा सा बड़ा भी है और कुछ कॉन्सेप्ट वाइज भी है। आपको जो पीछे की सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। बेसिकली आज हम बात करेंगे हिमनद से बनने वाले स्थल रूपों के बारे में। हमने लास्ट डिस्कस किया था नदी, प्रवाहित जल से बनने वाले स्थलखंड, भौम जल से बनने वाले। अब हम बात करेंगे ग्लेशियर से बनने वाले स्थलखंडों के बारे में। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, जब हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जाता है हिमनदों के बारे में, बर्फ़ के बारे में। तो एक अवस्था आप समझिएगा, नदियों की जो अवस्था होती है वो तरल पदार्थ या हम द्रव्य अवस्था कह सकते हैं, लेकिन जो हिमनद की अवस्था रहती है वो आपकी रहती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के कॉन्सेप्ट में जब हम बात करते हैं तो नदी घाटियाँ जो बनाती है, जैसे कि नदी के बारे में हमने पढ़ा था, जो भी स्थलखंड नदियों ने बनाए थे उसमें नदियों की घाटियाँ जो होती है वो वी आकार की घाटी बनाती है। लेकिन उसी घाटियों को जब वो ठोस बर्फ़ की अगर हम बात करें, हिमनद की बात करें, तो बर्फीले पहाड़ों की तरफ जब हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नदी घाटी है, ये वी शेप की है, लेकिन इन्हीं घाटियों में जब हिमनद का प्रवेश हो जाता है, ग्लेशियर्स का प्रवेश होता है, तो ये यू शेप में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी अवस्था जो रहती है वो ठोस अवस्था रहती है, यानी इसके जो अवसाद जो होते हैं या मलबा हम कहते हैं, वो अवसाद यहाँ पे सेडिमेंट्स जो इकट्ठा करती है उसमें एक यू शेप की घाटी बनाती है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यू आकार की घाटी किसके माध्यम से बनाई जाती है, तो नदियों के माध्यम से बनाई जाती है। और यू आकार की घाटी जो है वो हिमनद के माध्यम से बनाई जाती है, और वी आकार की जो आपकी घाटी है, एक संकरी और पतली घाटी जो होती है, वो नदियों के माध्यम से बनाई जाती है। हिमनद की जब हम बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जब हिमनद पे आता है, हिमनद को हम इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर्स जो होते हैं बर्फ़। अब बर्फ़ का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, बर्फ़ सिर्फ और सिर्फ एक बर्फ़ नहीं होती, एक जो बर्फ़ होता है पर्वतों पर, जो चादर के जैसे ये पर्वत है, इनमें जो चादर नुमा परत बन जाती है उसे हम बोलते हैं जो हमारा ये एक स्थिति ऐसी होती है बर्फ़ की। एक स्थिति ये होती है कि काफ़ी किलोमीटर में एक रास्ते में, जैसे कि आपने देखा होगा शिमला, उत्तराखंड, इस क्षेत्र में जब स्खलन होता है तो वहाँ पे बर्फ़ एक शेप ले लेती है, एक मार्ग बन जाता है, मार्ग में बिछी हुई बर्फ़ होती है। एक बर्फ़ की जो अवस्था होती है वो आप समुद्री क्षेत्रों में देखेंगे, जो सील बनी हुई होती है समुद्री क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्र में जो बर्फ़ के बड़े बड़े एक शिलाएँ पाई जाती हैं, एक उस प्रकार की बर्फ़ होती है। तो ये हमारे हिमनद से बनने वाली स्थितियाँ होती है। अब हम बात करेंगे हिमनद एक्यूरेट, अगर इसकी पोजीशंस देखें अपर्दन की और जो इसकी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा, हिमनद की अवस्था आप ध्यान में रखिएगा। हिमनद की जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है, और स्पेशली ये जो घाटियों में प्रवाहित होती है। देखिए हिमनद ठोस अवस्था होती है तो ये अपना मार्ग खुद निश्चित नहीं करती है, ये एक धीमी गति की प्रक्रिया से अपने स्थलखंडों का निर्माण करती है। बहुत ही धीमी अवस्था होती है, धीमी गति होती है, और ये जो प्रवेश करती है, चाहे वो घाटी हो चाहे मार्ग हो, ये मार्ग नदियों वाले ही मार्ग होते हैं। और यही हिमनद जब नीचे की अवस्था की तरफ आ जाते हैं, या हम ये कहें अगर हम एग्जैक्ट पोजिशन की बात करें, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, हिमनद के स्थलाकृति बनाते कैसे हैं। ये हमारी पृथ्वी है, अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं या ध्रुवों की तरफ जाएं, यहाँ आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होगा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं यहाँ आपको हिमनद बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए मिलेंगे हिमनद। लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे भारत की जो पोजीशन है, हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय हमारा भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है, तो पोलर एरिया की तरफ जब हिमालय होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हिमनद आपको 5000 से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो स्थलखंड पाए जाते हैं वो एवरेज हम ये कह सकते हैं यहाँ बर्फीले हिमनद आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करें तो एग्जैक्ट 4300 से 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर की भी हम एवरेज बात करें तो यहाँ आपको हिमनद की ग्लेशियर्स उपलब्धि देख सकते हैं। तो यहीं से आपकी स्थितियाँ बननी शुरू होती है। तो बर्फीले क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्रों में भी, क्योंकि अगर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको मैदानी क्षेत्रों में ही बर्फ़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, जिसमें जो बर्फ़ की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पर पर्वत होने की आवश्यकता नहीं है कि पर्वत होंगे तभी बर्फ़ होगा, यहाँ मैदानी क्षेत्र में भी आपको बर्फ़ देखने को मिल सकता है। लेकिन जब आप 0 डिग्री इक्वेटर में मैदानों की तरफ आएंगे तो यहाँ
यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है। तो अगर आप ऊंचाई में बात करेंगे तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में आपको बर्फ से बनी हुई स्थलाकृतियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी भारत के कॉन्सेप्ट में। तो यही जब हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में भी बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर इंडिया के बारे में। सो अभी हम बात कर रहे हैं हिमनद की। तो हिमनद अब ग्लेशियर सिर्फ और सिर्फ एक बर्फ नहीं, एक बर्फ से बनने वाली पर्वतीय चादर, या हम एक मार्ग कह सकते हैं, या फिर हम समुद्री सीलों को भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम शांति को हम क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वे हिमनद है जो वृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद होते हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। तो पर्वतीय ढाल आपको भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। अगर हम महाद्वीपीय हिमनद की बात करें, गिरिपद हिमनद जो वृहद समतल क्षेत्र में फैला है, ये आपके पोलर एरिया में, चाहे ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं, वहां आपको देखने को मिलेंगे। प्रवाही जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। बिल्कुल ये धीमा ही होगा क्योंकि इसकी जो अवस्था रहती है, जस्ट अ मिनट, इसकी जो अवस्था रहती है वो आपकी ठोस अवस्था रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रवाही जल है ये तरल अवस्था में है और इसी से इसका प्रवाह जो होता है, वेग जो होता है वो तेज होता है। लेकिन हिमनद का इसमें तेज और प्रवाह जो है वो बहुत कम होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कुछ कम लेकर ही मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम हिमनद की बात करें, भार अधिक होगा, अवस्था इसकी ठोस होगी, तो इसकी गति क्या होगी? धीमी होगी। और गुरुत्वाकर्षण की गति, गुरुत्व बल जो होगा, गुरुत्व बल के कारण ये प्रवाह करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पर्वत की बात करें, यहाँ एक स्लोप बना हुआ है और यहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ हिमनद स्थित है। ये हिमनद गति करेगा ढालों की तरफ, तो इसकी गति जो होगी, ये बहाव जो होगा, ये गुरुत्वाकर्षण से इसके कारण इसको आकर्षित करेगा, जिससे ये गति करेंगे। हमारे देश में भी अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटों में बहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग है? जैसे कि अगर हम बात करें हिमनोद के अग्रभाग, जैसे कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलें, हिमनद से ही नदी बनती है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। तो ये हिमनद वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें भी जब ये गति करते हैं तो इनमें भी अपर्दन होता है और इनमें भी निक्षेपण होता है। जैसे ये तापमान, ज़्यादा तापमान के क्षेत्र की तरफ आएंगे ये हिमनद, यही हिमनद क्या करेंगे? यही ग्लेशियर्स आपके नदी का रूप ले लेंगे। तापमान बढ़ते ही ये नदी का रूप ले लेंगे और इसी अवस्था में क्या होगा, वहाँ पे जो स्थिति बनती है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम गंगा नदी की बात करें, तो हमारी जो गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहीं से नदी का प्रवाह शुरू होता है। और अलकनंदा जो नदी है वो अलकापुरी हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग के पास ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनते हैं? गंगा बनते हैं। तो जब हम इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इन ग्लेशियर्स की एग्जैक्ट पोजीशन हम मैप पे देखेंगे। तो ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। यहाँ एक हिमनद के कॉन्सेप्ट में बताया है कि हिमनद से ही नदियों का प्रवाह होता है। हिमनदों के प्रबल अपर्दन होता है, जिसके कारण अपने भार से वो उत्पन्न घर्षण करती है। देखिए, एक अपघर्षण होता है, एक अपघटन होता है। अपघर्षण की जब हम बात करते हैं, अब दो कॉन्सेप्ट हिमनदों के बारे में, अपर्दन की अवस्था, अपर्दन, और निक्षेपण की जब अवस्था होती है, अपर्दन में एक चीज कार्य करती है, वो है अपघर्षण, और एक होता है अपघटन। अपघर्षण की अवस्था ये होती है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये पर्वतों की श्रृंखलाओं को समझते हैं और यहाँ आपका हिमनद उपस्थित है। इस हिमनद की अवस्था में जब वो ठोस, जैसे कि देखिए चट्टानें, जब नदी अगर एक बर्फ की अवस्था रूप लेती है या एक जल इकट्ठा हुआ जल बर्फ बनता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी ये तो नहीं है कि दैट इज़ अ फ्रेश वाटर, या हम इसे शुद्ध जल तो नहीं कह सकते। तो ये जल अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स को मिलाता है, कई सारे पदार्थ इसमें होंगे, छोटे छोटे कंकर पत्थर होंगे, कई सारी मिट्टी होगी। तो ये कंकर पत्थर इसी के साथ क्या करते हैं? जम जाते हैं। तो ये ग्लेशियर्स के साथ क्या करेंगे? धीरे धीरे प्रवाह करेंगे। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? हमारी अपरदन कहलाती है। जब इसकी स्लोप के साथ इसको खुरदरा करना, जब ये इसको खुरदरा करना शुरू करेगी, क्योंकि इसका बहाव तेज होगा, तो ये क्षेत्रों को क्या करेगी? काटती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये हमारा कहलाएगा अपघाटन। तो यही चीज होती है अपरदन की प्रक्रिया में। तो जो ये घर्षण की क्रिया है,
अपने भार से उत्पन्न घर्षण में हिमनद द्वारा कृषित चट्टानी पदार्थ बड़े बड़े गोलास्म और सेलखंड में टूट जाते हैं और यही तल के साथ क्या करते हैं, घसीटते जाते हैं और घाटी के किनारों पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करता है। तो हिमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करता है। इसमें ऊंचे पर्वतीय, छोटी पहाड़ी व मैदानों में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो बर्फ में हम ये कह सकते हैं हिमनद की इतनी स्ट्रांग अवस्था ये होती है कि वो एक अपघर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बड़े बड़े पर्वतों को और उनके चट्टानों के ढालों को समतल कर देती है और उसको मैदानी रूप दे देती है। तो यह प्रक्रिया किसके कारण होती है? यह अपघर्षण की या घर्षण की प्रक्रिया के कारण होती है। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलबा हटता जाता है और विभाजक नीचे होता जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचालन की शक्ति समाप्त हो जाती है तथा ये सेडिमेंट्स क्या करता है, निक्षेपण का रूप लेकर हिमानी द्योत बन जाता है। तो जो भी हिमनद की अवस्था होती है या धीरे धीरे हिमनद की गति धीमी होती है तो वो निक्षेपण का रूप लेना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आपको पता होगा, हमने जलोढ़ के बारे में पढ़ा था, जब हमारी जो अवस्था थी नदियों की, प्रवाहित जल अपनी अवस्था में धीमी गति में जब मैदानों में प्रवेश करता है तो अपने साथ लाए हुए सारे सेडिमेंट्स, अवसादों को वो एक क्षेत्र में इकट्ठा कर देता है। यही प्रक्रिया हमारी निक्षेपण कहलाती है। उसी प्रकार से हिमनद की अवस्था यही रहती है कि छोटे छोटे गोलास में कंकड़ पत्थरों को वो तोड़ते हुए जब हिमनद आगे बढ़ता है तो अपनी एक गति में अवस्था में, एक धीमी अवस्था में आ जाता है और उस सेडिमेंट्स को इकट्ठा करके निक्षेपण करना शुरू कर देता है और यही चीज़ हमारी हिमानी द्योत कहलाती है। हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थल रूपों को हम निम्न प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो यही हमारे चैप्टर में पहली चीज़ है। ये हिमनद से बनने वाले हैं। एक हमारा हिमोट क्षेत्र हो जाता है, एक अरेत हो जाता है, कौल होता है। कौल आपको पता होगा, कौल आपने इंदिरा कौल के बारे में कई बार सुना होगा। भारत का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु जो होता है वो इंदिरा कौल है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये चीज़ क्या होते हैं, इनकी स्थिति कैसे बनती है, अपर्दन से बनने वाले स्थल खंडों के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। अपर्दित स्थल रूप जो है, देखिए सबसे पहले अगर हम हिमनद के अपर्दन की बात करें तो हमारे सामने मैंने यू आकार की घाटी आपको बताई थी। सबसे पहली अवस्था यही है कि हिमनद के माध्यम से यू आकार की घाटी बनती है और ये घाटी जो है ठोस अवस्था होने की वजह से शेप लेती है। और आप ये चीज़ माइंडसेट कीजिएगा कि नदियों द्वारा जो भी क्षेत्र में घाटियाँ बनाई जाती हैं, नदी की जो घाटी क्षेत्र होते हैं, नदी से बने मार्ग या घाटी क्षेत्र में ही आपका हिमनद प्रवाहित होगा। हिमनद स्वयं से अपना कोई मार्ग नहीं बना सकता क्योंकि हिमनद एक ठोस अवस्था की क्रिया है। जहाँ उसको मार्ग मिलेगा, जहाँ उसको स्लोप मिलेगा, वो वहाँ की अवस्था में गुरुत्वाकर्षण की गति के माध्यम से फ्लो करेगा और उसी से अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्क के बारे में। सर्क देखिए एक अवस्था होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम सर्क के बारे में समझें तो एक शेप होता है जिसे हम एक आरामदायक कुर्सी भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इसकी पोजीशन अगर हम देखें, ये हमारी पर्वत है। पर्वतों में कई बार जो जल होता है, जल के माध्यम से एक उसको दरार पड़ जाती है। इस दरार में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपर्दन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बर्फ जब यहाँ किसी दरार जल के माध्यम से, देखिए आप समझिएगा, हम इसको पेन को चेंज कर देते हैं। ये हमारा पर्वत है और जल के माध्यम से एक दरार यहाँ पे उपस्थित हो जाती है। जल में यहाँ पे रिसाव होने की वजह से एक धीरे धीरे बर्फ की जब अवस्था बनती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो अवस्था किस में बन जाएगी, बर्फ में बन जाएगी। और धीरे धीरे ये बर्फ क्या करेगा, इस सेडिमेंट्स में अपर्दन करना शुरू कर देगा और ये इरोजन होके एक अवस्था बन जाएगी इस क्षेत्र की। ऐसी एक एस आकार की स्थिति बन जाती है, उसे ही हम सर्क कहते हैं। ये अवस्था बन जाएगी, ये सेडिमेंट्स को ऐसे इरोड करना शुरू कर देती है। ये हमारा बर्फ होता है और इस सेडिमेंट्स के नीचे की अवस्था देखिए, ये हमें ये स्थिति या स्थलाकृति हमें गर्मियों के समय दिखाई देगी, क्योंकि जब बर्फ जमा हुआ होता है तो हम इसके शेप को नहीं समझ सकते। लेकिन जैसे ही गर्मी होती है तो इसका शेप बदल कर क्या होता है, ये अवस्था बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, इधर से भी सर्क बन सकते हैं और इधर से भी सर्क बन सकते हैं। तो धीरे धीरे इरोजन की एक प्रक्रिया होती है, उसे ही हम सर्क कहते हैं। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा
उत्पन्न स्थल रंध्रों में, हमने छोटे छोटे छेद पढ़े थे जब हमने भौमजल के बारे में डिस्कस किया था। यही रंध्र क्या करते हैं, सर्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्ग हिमनद की घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्ग को काटती रहती है और सर्ग क्या करेंगे, गहरे व लंबे चौड़े गर्त बनाना शुरू कर देंगे और एक दीवार तीव्र ढाल वाली और एक सीधी अवतल होती रहती है। तो अवतल स्थिति यही एक सर्ग की स्थिति रहती है। धीरे धीरे जो अवस्था है इसकी, इस अवस्था में ये यहाँ से इरोजन कर देगी और ये शेप आ जाएगा ऐसा। यही हमारा कहलाता है सर्ग। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्राय इन गर्तों में देखने को मिलती है और इन झीलों को हम सर्ग झील या टान झील बोलते हैं। तो जब ये पिघल के एक अवस्था बन जाती है, क्योंकि जब इरोजन जब शुरू होता है, ये हमारी पर्वतीय स्थिति है, ये हमारी पर्वतीय स्थिति है। जब यहाँ पे दरार हुई, एक सेडिमेंट्स अपरदन करना शुरू कर देते हैं, तो ये अवस्था ऐसी बन जाती है और ये अवस्था हमें तब तक प्रतीत नहीं होती जब तक वहाँ वो बर्फ पिघलता नहीं है। तो गर्म अवस्था में ये बर्फ पिघलेगा कर एक झील बन जाएगा और उसी झील को हम क्या बोलते हैं, उसी झील को हम सर्ग झील या टान झील बोलते हैं। तो एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि सर्ग झील या टान झील का निर्माण किस प्रक्रिया से माध्यम से होता है, समझाइए। तो आप इस लैंग्वेज को सिंपल मेथड से समझा सकते हैं कि जिस प्रकार से हिमनद में पर्वतीय ढालों में हिमनद के माध्यम से धीरे धीरे अपरदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और एक पर इसे डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसी के साथ ये सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं कि वो गर्म, जब वो झील है, वो बर्फ़ है, जैसे ही हिमनद पिघलना शुरू करता है, वो जल उस झील में या उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है और उसी से झीलों का निर्माण होता है। उसे ही हम सर्ग झील या टान झील बोलते हैं। हॉर्न या गिरिशृंग, हॉर्न या गिरिशंग क्या, हॉर्न अवस्था क्या होती है, ये अवस्था जो हमने अभी तक देखी, ये अवस्था जो थी, ये आपकी अवस्था थी हॉर्न सर्ग की। इसके बाद की जो स्थिति, जैसे कि इन पर्वतों में ये अवस्था इधर शेप से भी हो रही है, इधर शेप से, तो जो एक नुकीला जो हिस्सा होता है या ऊपर एक छोटी सा आकार का बन जाता है, एक छोटी शेप ले लेता है, छोटी आकार को हम क्या कहते हैं, हॉर्न बोलते हैं। ये हमारा सर्ग, ये हमारा है हॉर्न, इस अवस्था को कहते हैं हम हॉर्न। धीरे धीरे ये सेडिमेंट्स इधर से और इधर से उसको काट के एक ऊपर में एक चोटी की आकृति ले लेते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, हॉर्न कहेंगे। और अरेत क्या होगा, ऐसे ही हॉर्न शेप के ये स्थितियां बननी शुरू हो जाएगी सर्ग के माध्यम से। ज़्यादा सर्ग होने की वजह से दोनों साइड में ये स्थिति कहलाती है आपकी एक कंगी नुमा आकृति, अरेत कहलाती है। आई होप आपको सर्ग, हॉर्न और अरेत समझ में आ गया होगा। हिमनद से बनने वाली ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है। इस स्थलाकृति का निर्माण धीरे धीरे होने वाली अपरदनात्मक प्रक्रिया से है। और बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमने अरेत, हॉर्न के बारे में समझना है। सर्ग के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न निर्मित होने लगते हैं। यदि 3 या अधिक विकर्णित हिमनद निरंतर तब तक अपरदन जारी रखे जब तक कि उनके तल आपस में मिल न जाए, एक तीव्र किनारों व निकीली चोटी का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से सर्ग के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है, यानी छोटी होने लग जाती है। इसका आकार कंगी या आरी के समान या कटक के समान हो जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अरेत कहते हैं, जो चीज़ आपको मैंने समझा दी है। इनके ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ा हुआ प्राय असंभव होता है, क्योंकि इनमें चढ़ना प्राय बिकॉज इनकी जो ढलान होती है वो इनका जो शेप रहता है, ये अवस्था जिन पे चढ़ना इम्पॉसिबल सा होता है। तो इन चोटियों पे ये अपने आप की एक समान स्थिति बना लेते हैं, इन पे चढ़ना इम्पॉसिबल होता है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न है। हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। वास्तव में ये हॉर्न ही है। सर्ग के शीर्ष अपरदन से निर्मित है। तो हॉर्न क्या है, हॉर्न सर्ग हिमनद से बनने वाले अपरदनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थलाकृति सर्ग से बनने वाले स्थिर चोटियों को हम क्या कहते हैं, हम हॉर्न कहते हैं। अब हम बात करेंगे हिमनद घाटी। हिमनद घाटी क्या होती है या गड्ढे क्या होते हैं, जैसे कि यू शेप मैंने आपको समझा दिया है। हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है। इनका अंग्रेजी अक्सर यू के आकार की होती है, क्योंकि इनमें ठोस अवस्था पाई जाती है। जिनके तल चौड़े हुए किनारे चिकने होते हैं, ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है, अर्थात हिमोड मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी हुई होती है, अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड मलबे से बनती है।
मुख्य घाटी एक तरफ या दोनों तरफ की ऊंचाई पर लटकती हुई घाटी भी कहलाती है। अब लटकती हुई घाटी की अगर हम बात करें, एक शेप को हम समझे, ये हमारी यू आकार की घाटी है। आप समझिएगा थोड़ा सा, ये हमारी यू आकार की घाटी है और छोटे छोटे जो हिमनद है ये हमारे हिमनद हैं। इन छोटे छोटे हिमनद का जब प्रवेश होता है तो वो घाटियों में जब प्रवेश करेंगे तो वो एक शेप में ऐसे दिखाई देंगे, क्योंकि जब उनका प्रवेश होगा, जब वो उसके अंदर जाएंगे तो एक स्लोप आकृति बनेगी और इसी आकृति को हम क्या कहते हैं, वह लटकती हुई घाटी कहते हैं, क्योंकि एक वो छज्जे के आकार की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है जब हिमनद इसमें घाटियों में प्रवेश करते हैं। तो ये छज्जे के आकार की जो आकृति है वो लटकती हुई घाटी की आकृति कहलाती है। इन लटकती हुई घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है, जो समुद्री तट रेखा पर होते हैं, उन्हें फियर्ड कहते हैं। तो फियर्ड क्षेत्र क्या कहलाता है? फियर्ड की जो संरचना है वो समुद्री तटीय क्षेत्र है, समुद्री अवस्था है। जब समुद्र की बात हम करते हैं, समुद्री के तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नॉर्वे हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, इन क्षेत्रों में फियोर्ड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बर्फ़ की घाटी और समुद्र के पास इसमें जो तटीय क्षेत्र बनता है वो हमारा कहलाता है फियोर्ड। और हालांकि मछली उत्पादन में ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो समुद्री तट रेखा पर जो अवस्था बनती है बर्फीले पहाड़ियों के माध्यम से, वो जो हमारे गहरे हिमनद गर्त होते हैं जिनमें समुद्र का जल भर जाता है, उसी तट क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं। नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों के आधारभूत अंतर क्या हैं? अब आप अच्छे से समझा सकते हैं कि नदी घाटी जो होती है वो यू भी आकार की होती है और हिमनद की जो घाटियाँ होती है वो यू शेप की होती है, क्योंकि दोनों की अवस्था तरल और ठोस है, जिसके माध्यम से दोनों का शेप भिन्न भिन्न प्रकार का है। अब हम बात करेंगे निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। निक्षेपण के माध्यम से पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप क्या कहलाता है? हमारा हिमोड कहलाता है। तो जैसे हमने जलोढ़ पढ़ा था, यही हमारा हिमोड। हिमोड एक निक्षेपण की एक अवस्था है, हिमनद के निक्षेपण की अवस्था है, जिसमें जो भी पदार्थ होते हैं वो इन पदार्थ पिघलते हुए हिमनद से जो मिश्रित महीन पदार्थ बनते हैं वो एक जगह पे जहाँ सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वही हमारे हिमोड कहलाते हैं। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के पाए जाते हैं और हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। कुछ मात्रा में शेल मलबा और इस पिघली जल से बनी सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेप हिमानी ध्योत कहलाते हैं। हिमोड निक्षेप के विपरीत हिमानी ध्योत प्राय स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपक्षेप में चट्टानी टुकड़ों, गोले व किनारों वाले होते हैं। हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। तो जो भी हिमनद के क्षेत्र में स्थल रूप जो बनते हैं, अब आप ये चीज़ 100% माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जो घाटियाँ या गर्तों में हिमनद प्रवेश करते हैं, अपना मार्ग बनाते हैं, ये पहले से नदियों द्वारा बने हुए मार्ग ही होते हैं जिसमें इन हिमनदों का प्रवेश होता है। हिमानी ध्योत मैदान जैसे कि एस्कर, ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन आपको एक उल्टे जहाज की आकृति दिखाई देगी। एक अवस्था आप देखिए, ये उल्टे जहाज की अवस्था है। हम एस्कर के बारे में भी पढ़ेंगे। एस्कर भी एक अवस्था रहती है। इन अवस्थाओं में जो छोटे छोटे क्रेटर्स बनते हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जो निक्षेपण के माध्यम से बनते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं हिमोड। हिमोड, अब आपको जलोढ़ और हिमोड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में भी आप हिमोड के बारे में लिख सकते हैं। हिमोड हिमनद टिल भी कहलाते हैं या गोलाश्मी या मृतिका के जमाव की लंबी कटके होती है। अंतस्तः हिमोड हिमनद के आंतरिक अंतिम भाग के मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड जो होता है वो हिमनद घाटी के दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। तो पार्श्विक और अंतस्थ की जो अवस्था रहती है, अंतस्थ जो हिमोड की अंतिम अवस्था है जहाँ से नदियाँ उत्पन्न हो जाती है, उस अवस्था में जहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं वो हमारा अंतस्थ हिमोड कहलाता है। जैसे कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा हिमनद है, यहाँ समुद्र या फिर हम ये कह सकते हैं नदी का प्रारंभ है, यहाँ नदी बनती है। तो इस क्षेत्र के जो अवसाद इकट्ठा कर देती है नदी, ये आपका हिमनद, यहाँ जो अपर्दन से सेडिमेंट से इकट्ठा करती है वो आपका अंतस्थ हिमोड कहलाता है। पार्श्विक हिमोड हिमनद घाटी के दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड अंतस्थ हिमोड से मिलकर घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का भी निर्माण करते हैं इस अवस्था में। सारी बेसिक चीज़ें वही हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी मेथड से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं जो कि ढालों की तरफ होंगे। तो अवस्था अगर हम कहें, ये अवस्था जो होती है,
इस हिमोड क्षेत्र की उत्पत्ति पूर्णतया आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा ही होती है। इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है और कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलकर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में जमा देते हैं, अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोड कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं। तो ये जो मिडल हिमोड या पार्श्विक हिमोड या फिर तलस्थ हिमोड है, ये सभी हिमोड की एक अवस्थाएं हैं और ये एक क्षेत्र में मध्य के क्षेत्र में पाए जाने वाले मध्यस्थ हिमोड, तलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तलस्थ हिमोड है। तो मध्यस्थ हिमोड व तलस्थ हिमोड जो है वो एक इक्वल लेवल पे एक जैसे ही दिखते हैं। इसमें ज़्यादा डिफरेंस कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके अवस्थाओं को समझ के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं। इसी हिमोड की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है और कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलकर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में बदल देते हैं। हालांकि इतने कॉन्सेप्ट को भी अगर हम समझें, यही सारा कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हिमनद के बारे में बताइए। हिमोड जो है हमारा तलस्थ हिमोड या मध्यस्थ हिमोड, ये हिमोड की बनने वाली अवस्थाएं हैं जो तलीय क्षेत्रों में हिमानी जल से जो इकट्ठा होता है, उन्हीं जल से मलबे से जो क्षेत्र बनते हैं वही हमारे हिमोड कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे एस्कर के बारे में। एस्कर एक अवस्था है, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमालय के ऊपर से प्रवाहित होता है, अर्थात इसके किनारों से रिसता हुआ बर्फ के छिद्रों से नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाता है और ये हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे एक नदी की धारा प्रवाहित हो जाती है और ऐसी नदी घाटियों के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती है। तो एक बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पे जल की मात्रा नीचे की तरफ रिसता हुआ जल, जैसे कि हमने भौम जल के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से हमारा एस्कर की स्थिति है। इन बर्फीले क्षेत्रों में नीचे एक जो नदी बहती है, जैसे कि आपने लद्दाख की पैंगोंग लेक देखी होगी, हालांकि वो नीचे बर्फ ऊपर जमा होता है, नीचे जल का स्तर भी रहता है। तो यही क्षेत्र हमारे चीज़ें कहलाती है एस्कर। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलास्म चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबा बहाकर लाती है और जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। यही बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार या कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ही हम क्या कहेंगे, एस्कर कहेंगे। तो जो बर्फ पिघलने के बाद ये सेम एक अवस्था नीचे का जो जल है या नीचे के क्षेत्रों को जैसे इरोड करना शुरू करती है और वो बर्फ पिघल कर इनमें मिक्स हो जाता है, उसी से जो क्षेत्र बनता है वो हमारा एस्कर कहलाता है। हिमानी द्योत या मैदान, हिमानी गिरिपथ के मैदानों अथवा महाद्वीपीय हिमनदों में हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, चाहे वो बजरी हो, रेत हो, चीका मिट्टी से बनने वाले जलोढ़ पंख इसमें शामिल है, यही हमारे हिमानी द्योत कहलाते हैं। ड्रमलिन उल्टे जहाज की अवस्था में जो कठोर पत्थर होते हैं, वो कठोर पत्थर देखिए इरोजन जब शुरू होता है तो एक कुछ कठोर पत्थर भी होते हैं जो इरोड नहीं होते, वो टापू के समान हमको दिखाई देने लग जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एक हम ये कह सकते हैं ड्रमलिन होते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका में अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप है। रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। 1 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले ड्रमलिन होते हैं। ड्रमलिन मुख्यतः सम्मुख भाग स्ट्रॉस कहलाता है। प्रच भाग को इसको हम टिल कहते हैं, जो तीव्र ढालों में पाया जाता है। तो एक स्थिति जो है ड्रमलिन उल्टे शेप की आकार की स्थिति है जो टापू के जैसी दिखाई देती है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों के भारी चट्टानों, ड्रमलिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ड्रमलिन के क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है। ड्रमलिन से आप क्या समझते हैं समझाइए। तो ड्रमलिन एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, हिमनद से बनने वाली एक स्थलाकृति है। इस स्थलाकृति में जो आकृति दिखाई देती है वो उल्टे जहाज के सेम टापू के जैसी दिखाई देती है और ये स्थल खंडों का निर्माण महीन रेत और हम ये कह सकते हैं मिट्टी के द्वारा बनता है और 1 किलोमीटर से लंबे 30 मीटर तक के ऊंचे ये क्षेत्र होते हैं जो एक टीले के जैसे हमें दिखाई देते हैं। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद की दरारों में भारी चट्टानी मलबों के भरने से या बर्फ के नीचे रहने से होता है। अग्रभाग को स्ट्रॉस या प्रवाहित हिमकट के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं कि किस साइड में हिमनद जाएगा, उसी प्रवाह को ये बताते हैं। अब हम बात कर रहे थे, हमने जो ड्रमलिन के बारे में या एस्कर के बारे में देखा, ड्रमलिन की जो अवस्था है वो या एस्कर की जो अवस्था है जिसके बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हम निक्षेपण की जब बात करते हैं तो 2-3 ही स्टेप्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम पार्श्विक हिमोड हो गया, हमारा अंतःस्थल हिमोड हो गया या ड्रमलिन की अवस्था हो गई। ये सभी अवस्थाएँ एक निक्षेपण की अवस्था की प्रक्रिया है और इन्हीं अवस्थाओं में जो स्थिति रहती है, जस्ट अ मोमेंट,
जितने भी पदार्थ हैं, गोलास्मी पदार्थ हैं, ये अपघर्षण और अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया, नदियों के बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद हमने डिटेल से डिस्कस किया जो हमारे समुद्र से बनने वाले, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे हिमानी से बनने वाले या हिमनद से बनने वाली अपरदन और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, जिसमें हमने बेसिकली बात की यू आकार की घाटी, ड्रमलेन हो गया या एस्कर की स्थिति हो गई। तो इन सारी अवस्थाओं के बारे में आपसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तरंग व धाराएं। तरंग और धाराओं से किस प्रकार से स्थितियों का निर्माण होता है, ये आगे आने वाले हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। इसको हम डिटेल से, क्योंकि ये ज़्यादा आप होच पोच हो जाएंगे, तो पीछे की सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज करते रहिए, उसको लर्न करते रहिए, क्योंकि इन चीज़ों के साथ ही आपके कॉन्सेप्ट बनना शुरू होते हैं। तो यहीं से आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जानी चाहिए कि अब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योर सेल्फ। गुड बाय।